ने स्ट्रक्चरल के अंदर चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म और क्या कहते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म, 3 खत्म कर लिए थे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आज मेटामेरिज्म से। क्लियर? नेक्स्ट स्टार्ट होगा मेटामेरिज्म से। मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म से स्टार्ट करेंगे। मेटामेरिज्म में क्या होगा, ध्यान रखना इसके अंदर, मेटामेरिज्म के अंदर जो वैलेंसी होनी चाहिए फंक्शनल ग्रुप की, ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप की जो वैलेंसी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो मेटामेरिज्म होगी। ये मेन कंडीशन है इसकी, ध्यान रखना। वैलेंसी ग्रेटर देन 2 और 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। वैलेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो मेटामेरिज्म होगी। सही ना? तो अब इसमें एग्जांपल लेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी प्रॉपर? डेफिनेशन क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एल्काइल ग्रुप, बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सही ना? तो इसकी डेफिनेशन हर जगह अलग अलग दे रखी है। ये जो डेफिनेशन है ये प्रॉपर है। कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट connectivity of alkyl group around polyvalent functional group। ये ध्यान रखना सुंदर, नहीं तो बुक्स में ये भी लिखा हुआ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, तो उससे एक आध जगह दिक्कत आएगी। इसीलिए ये बेस्ट डेफिनेशन है, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसके अंदर जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, हाँ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप शो कर सकते हैं स्कूल लेवल के लिए, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और प्लस मैंने कहा कि जैसे ये CH3 OC3H7, क्या ये शो करेगा मेटामेरिज्म? क्या ये मेटा 11th वाले ध्यान देंगे, ये एग्जांपल स्कूल में डेफिनेशन और एक एग्जांपल, कैन दिस कंपाउंड शो मेटामेरिज्म? तो ये करेगा इस तरीके से, ध्यान देंगे। ये इसका मेटामर बनाना है, इसका मेटामर बनाना है अगर, तो ये बना दिया मैंने, ये इसका मेटामर है। बस ये स्कूल में लिख के आना है, इतना हो गया। 1 मार्क में आता है डिफाइन मेटामेरिज्म विद एग्जांपल, तो सिंपल तुम्हें ये लिख के आना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये लिखाना तुमने। अब जैसे इसको मैंने बोला, अगर ध्यान देंगे, अब इसमें बताना फर्स्ट और सेकंड मेटामर्स है कि नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड आर दे मेटामर्स और नॉट? फर्स्ट है ये सेकंड, ये थर्ड, तो बताना फर्स्ट और सेकंड मेटामर्स है कि नहीं? बोलो फर्स्ट सेकंड मेटामर्स है कि नहीं? नहीं पता है। फर्स्ट सेकंड में देखो ना, डिफरेंट कनेक्टिविटी फंक्शन ऑफ ये रहा, इसके अराउंड इधर क्या 1 कार्बन, इधर क्या 3 कार्बन, फंक्शन ऑफ ये रहा, इसके अराउंड इधर क्या है 2 कार्बन, इधर क्या है 2 कार्बन, तो डिफरेंट कनेक्टिविटी है ना, तो ये दोनों मेटामर्स है। ये दोनों क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड आर मेटामर्स। सेकंड और थर्ड मेटामर्स है कि नहीं? है सर। सेकंड और थर्ड भी है, क्योंकि इधर कितने हैं 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इधर क्या एक, इधर 3 कार्बन है, इधर एक, ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा फर्स्ट और थर्ड मेटामर्स है कि नहीं? नो सर। फर्स्ट ये और दोनों थर्ड, अब सेम यहाँ है। फर्स्ट एंड थर्ड देखो, इसका अगर मैं नेमिंग करूं, फर्स्ट का नाम क्या होगा, मिथॉक्सी प्रोपेन, ये नाम है ना इसका, मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका क्या होगा 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो एक बार को तो ये भी लगेगा कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है पोजीशन आइसोमर्स। इसका 1 मिथॉक्सी प्रोपेन है, फर्स्ट वाले का नाम क्या है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, सेकंड थर्ड वाले का नाम क्या है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो ये पोजीशन आइसोमर्स भी है। अब कनेक्टिविटी डिफरेंट है कि नहीं, ये मत देखना, कई बुक्स में लिखा हुआ है कि नहीं होंगे ये, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये होने चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी चेक करनी है। यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या है फर्स्ट कार्बन से
और यहाँ कनेक्टिविटी क्या है, सेकंड कार्बन से O की। तो इसलिए, नहीं तो बुक्स में लिखा हुआ कि यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, इसमें भी यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, दे शुड नॉट बी मेटामर्स। लेकिन होने चाहिए क्योंकि कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो मेटामर्स होने चाहिए। अगर सिंगल चॉइस आता तो मेटामर्स, और अगर मल्टीपल चॉइस में है तो पोजीशन आइसोमर्स भी कह सकते हैं इनको। इन दोनों को पोजीशन आइसोमर्स भी कह सकते हैं। क्लियर हुई बात की नहीं है? सिंगल चॉइस में मेटामर्स, क्योंकि मैंने रूल बता रखा है RTFMCP वाला, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। समझ गए कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर से ना। अब अगर मैंने बोला, ध्यान देंगे एक बार, अगर लिया इसमें जैसे ये दे दिया, अगर 11 वाले बच्चे बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, सेकंड और फोर्थ मेटामर्स है कि नहीं? सेकंड और फोर्थ नहीं है सर। किसने बोला ये? मुकुल। हाँ मुकुल, बता क्यों? सर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ, सबसे पहले ध्यान रखना इस चीज का, पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना है। तो ये मत चेक करना कि ये तो आइसोमर्स ही नहीं है, सेकंड और फोर्थ तो आइसोमर्स ही नहीं है, तो मेटामर्स कैसे होंगे? ध्यान रखना इस चीज का। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, अब इधर मैं ये लगा दूं, स्कूल लेवल पे तरह ध्यान रखना, पहली 2 एग्जांपल बस, फर्स्ट 2 एग्जांपल के अलावा कुछ नहीं कर रहा तुम्हें, बस इतना डेफिनेशन और एग्जांपल ये देखे आनी है। और मेटामर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। मेटामर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अब जैसे मैं इधर, अब मैं 1-2 एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देंगे। जैसे अगर मैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं, अब इधर देखो कितने सारे ग्रुप्स आते हैं कि ये शो करेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं लगा दूं सीरियल बॉन्ड, क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? कीटो ग्रुप के राउंड हो सकती है ना, पॉलीवैलेंट है ये भी, दो वैलेंसी फ्री है, क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? जल्दी बोला करो थोड़ा सा। यस सर। ये दोनों मेटामर्स हैं, सही ना? और क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं? ये क्या है, देखो 1 2 पेंटेनॉन, ये 2 पेंटेनॉन है और ये 3 पेंटेनॉन है, तो ये मेटामर्स भी हैं, पोजीशन आइसोमर्स भी हैं। लेकिन अगर सिंगल चॉइस है तो क्या करेंगे? मेटामर्स RTFMCP के अकॉर्डिंग, सही ना? तो ये मेटामर्स हैं। तो बस इधर मैं ऐसे लगा दूं, अगर थायोइथर बना दूं इनको, एस लगा दिया इधर, अब एस। अब ये मेटामर्स है कि नहीं? है सर, ये भी है। बिल्कुल, बस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है? मिथाइल प्रोपाइल थायोईथर ऊपर, और नीचे क्या है? डाईथाइल थायोईथर। सो अगेन दे आर मेटामर्स। तुम्हें सिंपल क्या करना है? वैलेंसी चेंज करनी है। ये देखो ये दोनों NH, क्या ये मेटामर्स हैं? यस सर। एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं तुम्हें, बस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, अगेन दे आर मेटामर्स। फिर आगे दोबारा तुम लोग लिखते रहना सब। अब मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, देखो उधर, क्या ये मेटामर्स है? प्रोपाइल इथेनोएट, ये क्या है ऊपर? प्रोपाइल इथेनोएट। प्रोपाइल फर्स्ट वाला क्या है? प्रोपाइल इथेनोएट। सेकंड वाला क्या है? इथाइल प्रोपेनोएट। तो दोनों मेटामर्स है। नहीं समझ रही बात? यस सर। नेक्स्ट, ये देखो NH, क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? बोलो, क्या ये मेटामर्स है दोनों? ये क्या है? N प्रोपाइल इथेनमाइड। ये क्या है? N इथाइल प्रोपेनमाइड। तो मेटामर्स है कि नहीं ये दोनों? यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं ये? तो देखो ये किसके राउंड मेटामर्स हो सकती है? O के राउंड, S के राउंड, N के राउंड, NH के राउंड,
कोई भी जो पॉलीवेलेंट है इसके अराउंड सी बॉन्ड O के अराउंड, CO N के अराउंड, CO NH के अराउंड, कोई भी जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर, उसके अराउंड मेटामेरिज्म हो सकती है। मतलब इस तरह से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसके अराउंड मेटामेरिज्म हो सकती है। और भी ले सकते हैं, सील बॉन्ड जो है एनहाइड्राइड वाला ग्रुप, इनके अराउंड क्या होगी मेटामेरिज्म, ठीक है। इन सबके अराउंड, मैंने एग्जांपल बहुत सारे ले लिए हैं, इन सबके अराउंड क्या होती है मेटामेरिज्म, इन सबके अराउंड मेटामेरिज्म हो सकती है। नेक्स्ट बताना जरा, और भी ग्रुप सोचते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ग्रुप्स हैं। जैसे ये लिया एग्जांपल मैंने, C2H5N C2H5CH3, नेक्स्ट ले लिया से CH3N CH3 C3H7। क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? दिस एंड दिस ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, यस सर हैं। हाँ चेक करो एक बार, ये वाले पे देखो, एक एक करके चेक कर लो एक बार। क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? एक बार चेक करो, तुम्हें खुद क्लियर होगा सारी चीजें। क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? देख के बताओ इसे। चेक करो, ये 4 एग्जांपल दिए, चारों में बताओ मेटामर्स है कि नहीं ये। चारों एग्जांपल सोच के बताओ इसमें मेटामर्स है कि नहीं। और भी बन सकती है ऐसे, इस तरह से ले लेते हैं अगर। चलो इसी में करो पहले। हाँ फर्स्ट वाले मेटामर्स है कि नहीं? Yes, sir. है सर। हाँ फर्स्ट वाले हैं, क्योंकि डिफरेंट कनेक्टिविटी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सो दे आर मेटामर्स। ये दोनों मेटामर्स हैं, ये दोनों हैं। नेक्स्ट, No, नेक्स्ट sir. मेटामर्स है कि नहीं? ये भी है सर। किसने ये भी है, किसने बोला है? मुकुल। मुकुल क्यों है? सर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंट कनेक्टिविटी है। चलो सही है, पहले ये बाकी नीचे था CS। बस रहने दे, मुकुल रहने दे। नेक्स्ट किसने बोला था नहीं है? Sir, विधि। हाँ विधि क्यों नहीं है? तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। बहुत अच्छे विधि, बहुत अच्छे विधि। इसमें तो ये है ही नहीं, ये तो ये फिनॉल है और ये ईथर है, कैसे हो सकते हैं मेटामर्स ये? समझे कि नहीं? ये फिनॉल है और एक ईथर है, तो ये क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। ध्यान रखना, चीज का ध्यान देना है बिल्कुल इसमें। ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। नहीं समझ आया? एक है अल्कोहल, अल्कोहल मत बोलना, फिनॉल और एक ईथर। फिनॉल और अल्कोहल ध्यान रखना हमेशा, दोनों डिफरेंट होते हैं ये, फिनॉल और ईथर। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम एग्जांपल भी दिया था, जैसे मैंने लिया ऑर्थोक्रेसोल OH और CH3 और CH2OH, ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं? CH2OH, ये कौन से आइसोमर्स हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। ध्यान रखना, एक फिनॉल है, जब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है OH तो फिनॉल, यानी ये फिनॉल है, और नीचे डायरेक्टली अटैच नहीं है तो ये अल्कोहल है। तो बोथ दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। और नीचे भी क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स, ये क्योंकि एक ईथर है और एक फिनॉल है।
फंक्शनल आइसोमर्स है। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला बोलो। ये दोनों है कि नहीं? है सर। हाँ ये दोनों हैं। ये क्या है, मिथाइल सल्फोनेट एस्टर है और ये इथाइल सल्फोनेट एस्टर है, सो दे आर मेटामर्स। ये दोनों नहीं है, ये फंक्शनल आइसोमर्स है। नेक्स्ट लास्ट वाला, सर नहीं है। लास्ट वाला नहीं है। और कोई? ट्वेल्थ वाले बच्चों में से? चलो ये दोनों भी मेटामर्स हैं, ध्यान रखना चीज का। इधर क्या है, ट्रांसफॉर्म है, और इधर कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है, सो दे आर मेटामर्स। सर पर ये अटैच दोनों तो सेम कार्बन पे ही है। तो होने दे, ऐसे तो अटैच तो सेम पीछे भी आए हैं, डिफरेंट है, कंफिगरेशन है ना। इधर सिस फॉर्म, इधर किस फॉर्म में है, ट्रांस फॉर्म में कनेक्टिविटी है, इधर सिस फॉर्म में कनेक्टिविटी है, हाँ तो दोनों मेटामर्स होंगे। अच्छा। नेक्स्ट नोट कर, हाँ नेक्स्ट नोट करना आगे। जो बेस्ट एग्जांपल थी वो सब ले लिए इधर। नेक्स्ट बताना जैसे स्पेशल केसेस हैं। C2H5, C2H5, C3H7, CH3, CH3, C double bond O, CH3, C double bond O, C2H5। बताओ, ये एक एग्जांपल दिया, एक ये एग्जांपल दिया, मेटामर्स है कि नहीं ये? बोलो मेटामर्स है कि नहीं ये? नहीं बोला किसी को? चलो देखो, जब पहले वाले मेटामर्स है कि नहीं, ये हैं इसके अराउंड। सेकंड वाले भी मेटामर्स हैं, सेकंड वाले भी मेटामर्स हैं, दोनों मेटामर्स हैं ये। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसमें मतलब कई अच्छी बुक्स देखेंगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है, स्पेशल केसेस है, कभी पूछा नहीं है। नॉन टर्मिनल एल्कीन्स या नॉन टर्मिनल एल्काइंस आते हैं, नॉन टर्मिनल एल्कीन या नॉन टर्मिनल एल्काइन, कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए, कम से कम क्या होने चाहिए, 6 कार्बन, तो वो भी मेटाबॉलिज्म शो कर सकते हैं, तो वो भी मेटाबॉलिज्म शो कर सकते हैं। एटलीस्ट 6 कार्बन एटम, ये भी लाइन रखना है, हैविंग एटलीस्ट 6 कार्बन एटम कैन शो मेटाबॉलिज्म, 6 कार्बन एटम्स। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, 2 हेक्सीन, 3 हेक्सीन, ये दोनों भी मेटामर्स माने गए हैं। ऐसे ही 2 हेक्साइन, 3 हेक्साइन कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज मेटामर्स, कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज मेटामर्स। क्लियर हुई बात कि नहीं है? क्लियर हो गया? यस सर। तो मेटामरिज्म जो था ना, अब जैसे मैं अगर तुमसे एग्जांपल लूं कि इसको ट्राई करो, C5H10O2 के मेटामर्स बनाओ, बना लोगे कि नहीं? C5H10O2
क्या इसके मेटामर्स पॉसिबल है? C5H10O2 इसके मेटामर्स अगर पॉसिबल है तो ड्रॉ करके देखो, अगर पॉसिबल है तो ड्रॉ करके देखो। हम बना लिए? यस सर, है पॉसिबल। पॉसिबल है एस्टर की फॉर्म में। पॉसिबल कैसे है? एस्टर की फॉर्म में, जैसे ये CH3 बॉन्ड O C4H9 C3H7 सेस एंड ट्रांसब्यूटीन। दक्ष इसको नहीं मानते हैं, दक्ष ज्योमेट्रिकल आइसोमर से हो। सर वो OCH3 वाले में लिया था ना। हाँ उसमें लिया था, उसमें वो है ना ईथर के राउंड है कनेक्टिविटी, तो उसमें डिफरेंट है, ये कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है तो उसको मत मानियो, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही माना जाएगा वो। C2H5 जैसे इस टाइप के एग्जांपल्स, सही ना? ये मेटामर, या फिर ये भी आ जाएगा मेटामर में, CH3, सही ना? तो ये मेटामर्स की एग्जांपल होगा इसमें, ये मेटामर्स हो जाएंगे इसके अंदर। तो मेटामर्स यहाँ पे समझ आ गया होगा। मेटामर्स खत्म हो चुका है अभी यहाँ पे, सही ना? मेटामर्स जो था इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, स्कूल लेवल के लिए डेफिनेशन प्लस एक एग्जांपल, जो स्टार्टिंग में मैंने कराया, उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना। अब नेक्स्ट पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉटोमेरिज्म, मतलब इसमें टाइम लगेगा। स्कूल लेवल पे डेफिनेशन एग्जांपल, हिंट मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ कन्वर्जेंस पढ़ाते समय, टॉटोमेरिज्म, सही ना? हिंट मैं तुम्हें दे चुका हूँ पहले ही पढ़ाते समय, सही ना? टॉटोमेरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी आइसोनिज्म है सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर वैसे चलो एक आइसोनिज के लिए अगर मैं पूछता हूँ, सोच के देखना एक बार कि कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोनिज हो सके, कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोनिज हो सके, बताओ सोच के, कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोनिज पॉसिबल हो? विधि का आंसर है 4। और कोई? कशिश 3। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ फिर देखते हैं कौन देता है आंसर। चलो ऑप्शन इसके है 1 2 3 4। कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोनेंस पॉसिबल हो? कुणाल का 2। बता दूं आंसर की? 4। हाँ देखो, बहुत सिंपल से सोचोगे ना, बहुत सिंपल सोचोगे, स्ट्रक्चरल आइसोनेंस एक तो यही आ गया सीधा, इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर, दो तो इधर ही आ गए, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोनेंस नहीं है क्या? कौन सी आ गई? ये फंक्शनल आइसोनेंस आई गई। दो कितने कार्बन एटम है? 2।
ये तो बहुत जो नॉर्मल भी पढ़ रहा होगा ना वो सोच लेगा कि 2 कार्बन तो सोचना ही है, लेकिन आंसर है इसका 1। जैसे अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, डायड टाइप की आइसोमरेज होती है टॉटोमरिज्म, HCN HNC। HNC ये है जिसमें एक ही कार्बन एटम है, सॉरी जिसमें एक ही कार्बन एटम है, तो ये एक कार्बन एटम होना चाहिए कम से कम एक स्ट्रक्चरल आइसोमरेज के लिए। तो अभी हम पढ़ेंगे इसको, तो दिमाग में ना एग्जांपल आती नहीं दिमाग में, तो इसलिए इसको कर लेना ढंग से ना, एटलीस्ट 1 कार्बन एटम स्ट्रक्चरल के लिए। वो मैं पोजीशन फंक्शनल अलग से पूछूंगा तो बात अलग है। वो स्ट्रक्चरल बोला तो इसमें सब आ जाएगा, चेन और न्यूक्लियर 1, पोजीशन 2, फंक्शनल 3, मेटामरिज्म 4, टॉटोमरिज्म 5, रिंग चेन आइसोमरेज 6, ये सारी आ जाएंगी इसके अंदर से। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉटोमरिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लेना, स्कूल में अगर डेफिनेशन आएगी 2 सेट बनते हैं, तो एक सेट में मेटामरिज्म की डेफिनेशन होगी और एक सेट में टॉटोमरिज्म की, और टॉटोमरिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉटोमरिज्म क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। इसको लार ने डिस्कवर किया था, लार ने, सही ना, लार ने डिस्कवर किया था इसके 1885 में, सही ना। और इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं, इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जैसे इसका नाम मैं बता देता हूँ, यूज बहुत कम होंगे, टॉटोमरिज्म ही ज्यादा यूज होगा। इसका नाम जैसे क्रिप्टोमॉर्फिज्म, ये नाम दिया गया। डेस्मोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म which is related to cleavage of bond, which is related to cleavage of bond। एलिलोट्रोपिज्म, एलिलोट्रोपिज्म। इसके अलावा कैटाइनोट्रोपिज्म, एनाइनोट्रोपिज्म भी होता है एक स्पेशल केस में। और एक स्पेशल केस में, सिर्फ एक स्पेशल केस है रिंग चेन आइसोमरेज के अंदर जिसमें एनाइनोट्रोपिज्म होगा, मतलब एनायन मूव करेगा, कैटायन मूव नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे और भी होता है नाम हो उसके। फिर इसके क्लासिफिकेशन है, कीटो इनॉल, इमीन इनेमीन, एमाइड इमिडोल, अभी मैं बताऊंगा सारे ये इसके नाम है सिर्फ। तो ये तुम्हें अभी तक यहाँ तक कुछ भी नहीं करना। अब जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा स्कूल लेवल के लिए वो तुम्हें करना है, वो मैं पहले भी बता चुका तुम्हें, ट्रायड सिस्टम के अंदर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक इथेनल, एग्जांपल लिया इथेनल, तो इथेनल का जो H है वो हटके O के पास जाएगा। एक पॉलीवेलेंट एटम से 1 2 3, 1 से 3 पे जाएगा। उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, O को 1 दे दो, फिर 2 इस कार्बन को 3, जहां से जा रहा है मैंने उसको 1 दिया है, जिस पे जा रहा है उसको मैंने 3 दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। H यहां से हटेगा इस तरीके से, H यहां से हटेगा और जाएगा किसके पास, O के पास। स्टेबल कौन सा है, कीटो फॉर्म। मोनोवेलेंट के अंदर हमेशा कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। मोनोवेलेंट अगर है, मोनो कीटो अगर है यानी एक कीटो ग्रुप है, तो हमेशा कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 बॉन्ड CHOH। तो ये कीटो नॉन टॉटोमरिज्म है, दोनों हमेशा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। यानी अगर ये हमेशा केसी क्या होगा इस केस में, केसी होगा कीटो की इनॉल की फॉर्म, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, इनॉल का कंसंट्रेशन बाय कीटो कंसंट्रेशन, और इसकी वैल्यू मोनो कीटो कंपाउंड्स में हमेशा क्या होगी, हमेशा वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, क्योंकि इनॉल फॉर्म तो बहुत ही कम होगी, हमेशा लेस देन 1 होगी और बहुत ही कम होगी। मतलब ये जो है ना अप्रोक्सीमेटली मान के चलना 10⁻⁴% के आसपास होता है, इतनी कम, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक तरह से एग्जिस्ट क्या करेगा, हमेशा कीटो फॉर्म। तो अभी मतलब अगर 95% केसेस अगर कीटो फॉर्म स्टेबल है, तो 5% केसेस में इनॉल फॉर्म भी स्टेबल होता है। वो कैसे स्टेबल होगा अभी आगे देखेंगे इसको। केसी क्या आएगा इसमें, लेस देन 1। केसी लेस देन 1 है, हमेशा दिमाग में रखना, केसी लेस देन 1 मींस कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। केसी ग्रेटर देन 1 यानी वैसे मैंने बोला केसी की वैल्यू 1000 है, तो कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, तो देखते ही बोलोगे केसी अगर 1000 है दैट मींस इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल, इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कीटो। केसी अगर 1 है तो दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे इसमें भी हो रहा है, इसमें बहुत फास्ट इंटर कन्वर्जन होगा, बहुत फास्ट क्या होगा, इंटर कन्वर्जन। ये कीटो फॉर्म जो है इसमें कन्वर्ट होगा इनॉल फॉर्म में, और इनॉल फॉर्म इमीडिएटली कन्वर्ट होगा किसमें, कीटो फॉर्म में। टॉटोमर्स दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर।
tautomers always exist in equilibrium with each other. See na, they are interconverted into each other. They are interconverted into each other with the same rate, but concentration of keto in this case, but concentration of keto form is more than enolic form due to their stability. और स्टेबिलिटी का पता लगाना ना सिर्फ एक तरीका, जब भी पाई बॉन्ड आ जाए और स्टेबिलिटी का पता लगाना हो, इधर देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है, ध्यान देना, इधर डिफरेंस आ रहा है, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ है इसके अंदर, इसमें सी डबल बॉन्ड सी, सिर्फ इसी को चेक करना हमेशा, सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड सी, इन दोनों में ही डिफरेंस आएगा। और इसकी स्टेबिलिटी का तुम्हें अगर पता लगाना ना तो सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तरीके से पता लगा लेना। अगर मैं बात कहूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो तुम्हें किसकी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एफ की चाहिए, ओ की चाहिए, एन की चाहिए और सी की, यही यूज होंगे और कोई यूज ही नहीं होगा। क्लियर, एफ ओ एन और सी यही यूज होंगे। और एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता कितनी होती है, 4, एफ की 4, एक मिनट, एफ की क्या है 4 है, ओ की क्या है 3.5 और एन की 3 और सी की 2.4। सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखना, पाई बॉन्ड के केस में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा, पाई बॉन्ड जब होगा तो, अदरवाइज तो हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड ब्रेक्स इजीली। पाई बॉन्ड के केस में ऐसे देखना हमेशा, जितना ज्यादा पोलर होगा बॉन्ड, जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो बना ही रहेगा, दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक एटम खींच के रखेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, क्लियर, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सिर्फ पाई बॉन्ड को चेक करना, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, सही ना। तो ये ध्यान रखना। अब तुम्हें पता है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है और सी डबल बॉन्ड सी है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, सी डबल बॉन्ड ओ की सी डबल बॉन्ड सी, चेक करो। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस तो आएगा, कितना आएगा 3.5 माइनस 2.14, 3.5 माइनस 2.1, 1.1 का डिफरेंस आएगा। और इसमें तो कितना आएगा 0 का, क्योंकि दोनों कार्बन कार्बन है, दोनों ही sp2 है। तो इसलिए सी डबल बॉन्ड ओ जो है, सिंपल वर्ड में अगर बोलना है, स्कूल लेवल पे अगर कोई पूछ लेता तुमसे, तो तुम्हें बोलना है ओ का साइज छोटा, बॉन्ड छोटा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल ये बोलना, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस मत बताना, आगे जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस के बेसिस पे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। लेकिन अभी स्कूल लेवल पे कोई पूछेगा तो बोलना ओ का साइज छोटा है, साइज छोटा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इधर क्या है सी है, दोनों सी का साइज ओ से बड़ा होता है, तो साइज छोटा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बस सिंपल तुम्हें ये आंसर देना है। समझ गए कि नहीं है? किसी बच्चे को कोई डाउट? तो अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा हूँ जो स्कूल लेवल पे चाहिए होती है तुम्हें। 1-3 माइग्रेशन हुआ है इसमें हाइड्रोजन एटम का, 1 से 3 पे गया हाइड्रोजन एटम, 1 से था और गया किस पे 3 पे। 1-3 माइग्रेशन हुआ है हाइड्रोजन एटम का बिटवीन 2 पॉलीवैलेंट एटम्स। एक कार्बन पॉलीवैलेंट है यहाँ पे और इधर ऑक्सीजन पॉलीवैलेंट है। इधर क्या पॉलीवैलेंट है कार्बन, इधर क्या पॉलीवैलेंट है ऑक्सीजन, बिटवीन 2 पॉलीवैलेंट एटम्स। तो डेफिनेशन नोट कर लेंगे एक बार। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज 1-3, इट इन्वॉल्व्स 1, या इट इज लिख देना 1-3 माइग्रेशन ऑफ 1-3 माइग्रेशन, या स्लैश डाल के ऑसिलेशन भी लिख सकते हो। एक्चुअल में हाइड्रोजन जो है ऑसिलेट करता है बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो इट इज 1-3 माइग्रेशन, 1-2 भी होता है बहुत कम केसेस में। नोट कर लीजिए, जैसे एसीटोन है, ये आ गया। बस इस केस में स्टेबिलिटी, हालांकि स्टेबल तो वही कीटो फॉर्म ही है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये बहुत ही कम स्टेबल है, बहुत कम स्टेबल है, नीचे फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत कम जाएगी। तो इस केस में स्टेबिलिटी देखेंगे कि किस वजह से। अब इसमें भी क्या हुआ 1-3 माइग्रेशन, 1 से 3 की तरफ माइग्रेशन, 1 से 3 की तरफ माइग्रेशन होगा। इट इज अगेन 1-3 माइग्रेशन। जब भी इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी निकालनी है तो हमेशा बेस कैटलाइज मैकेनिज्म के थ्रू निकालना और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखना, उससे ही आंसर आएंगे सारे, कार्बन आयन के थ्रू, कार्बन आयन मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसमें अगर मैं पूछता हूं तुमसे कि क्या डेफिनेशन क्या होगी, अब 1 से 3 पे, 1 से 3 पे माइग्रेशन हुआ। इट इज 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन कौन सा है जो मूव कर सकता है, इसको बोलते हैं लेबाइल, इसको क्या बोलते हैं लेबाइल हाइड्रोजन एटम। इट इज 1-3 माइग्रेशन ऑफ लेबाइल हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू द अदर। और दोनों ही आइसोमर्स, दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, इसलिए इसको डायनेमिक आइसोमर्स भी कहते हैं।
दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं बहुत फास्ट रेट से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक आइसोमरिज्म, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है इनके अंदर। बोथ द आइसोमर दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। सारी टर्म नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है इन दोनों के बीच में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है दोनों के अंदर, ये जो शो कर रखा मैंने। तो इट इज 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम्स, बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम्स। इट इज 1,3 माइग्रेशन। 1,3 माइग्रेशन ही बोलते हैं, 1,2 बहुत कम केसेस में होता है। सही ना, 1,2 क्या होगा, बहुत कम केसेस में होगा। एग्जांपल मैंने 2 दे दिए हैं, स्कूल लेवल के लिए इतना सफिशिएंट है, बस यही डेफिनेशन पढ़नी है और एग्जांपल, डेफिनेशन एग्जांपल। और परसेंटेज स्टेबिलिटी इसकी भी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम स्टेबिलिटी इसकी भी। मतलब अगर तुम्हें जैसे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 0.00025%, नहीं तो 10⁻⁴% बोलते हैं लगभग, 10⁻⁴%। और बॉन्ड हमेशा ये स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग भी कितना होता है, लगभग मान के चलना ये इसकी स्टेबिलिटी आती है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है और सी डबल बॉन्ड सी है इधर, तो इसकी स्टेबिलिटी 48 किलोजूल पर मोल होती है। 48 किलोजूल पर मोल ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड सी। और ये बहुत ज्यादा नहीं है, अगर तुम्हें ध्यान हो, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ वो जाती थी 12 से लेके 40 किलोजूल पर मोल के आसपास, 12 से 40 किलोजूल पर मोल। तो अब सी डबल बॉन्ड ओ जो है, इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, जब ओ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ओ के साथ एच आ रहा है, तब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो 20 किलोजूल पर मोल का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यानी अगर 2-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए तो हो सकता है कि कीटो फॉर्म जो है कम स्टेबल हो जाए और इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है OH के साथ, OH वाले केस में वो इतनी होती है। तो अगर 2-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनोलिक फॉर्म की ज्यादा बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। क्योंकि जो अभी की मोनो कीटो फॉर्म है उसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 48 किलोजूल पर मोल ज्यादा है। मतलब तुम्हें 48 किलोजूल पर मोल एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए एज कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड सी। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। इट इज 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू द अदर, फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू द अदर, एंड बोथ द आइसोमर दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दोनों के दोनों आइसोमर्स क्या होंगे, दे विल बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, एक दूसरे के अंदर बहुत ही फास्ट रेट से कन्वर्ट होंगे। अब तुम सोचोगे यहाँ पे, अब एक सोचना है तुम्हें, फंक्शनल आइसोमरिज्म और टॉटोमरिज्म में क्या कोई डिफरेंस है? फंक्शनल आइसोमरिज्म और टॉटोमरिज्म में कोई डिफरेंस है क्या? और टॉटोमरिज्म में बोलो, बोलो कोई डिफरेंस है कि नहीं, या दोनों सेम ही है? सर टॉटोमरिज्म में 1,3 माइग्रेशन होती है हाइड्रोजन एटम की। अभी चलो इसमें अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या कोई दोनों आइसोमर्स अलग अलग होते थे कि एक ही मानते थे उसको? इसमें तो इक्विलिब्रियम आ रहा है, उसमें नहीं आता है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको।